उस लड़की के सामने एक आने का भी अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो डर के मारे कांप रही थी। वो तो मुझे देख कर ही खौफजदा हो जाती। अब तो वो अपनी माँ के पास से एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होती थी। महक को सहन में खेलता हुआ आकर बार बार देखती, लेकिन न जाने क्यों मेरे यकीन सी उसकी जुबान पर ताले पड़ गए और उसने माँ को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मोहतात हो गई। मैंने भी उसे अब छेड़ना कुछ कम कर दिया था। मुबादा ऐसा ना हो कि वो मकान ही छोड़कर चले जाएं। मगर मैंने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि उनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था और ये मकान वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकते थे। मुझे जिस तरह हालात का इल्म हुआ तो वो अपने जैसे ही किसी इंसान के सताए हुए थे जो उनका रिश्तेदार अजीज था। कुछ रोज़ गुजरे तो मैंने फिर से उस लड़की हुस्ना के सामने आने की ठान ली। उस रात बहुत सर्द और खामोश रात थी। वो लिहाफ में दुबकी सो रही थी कि अचानक मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने उसे हल्की सी आवाज़ में कहा, हुस्ना। पहले तो वो करवट लेकर फिर सो गई, मगर जब मैंने दोबारा जोरदार आवाज़ दी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखो, शोर मत करना, मैंने रोबदार आवाज़ में कहा। वो खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगी। फिर मैं उसके सामने आ गया। देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने हूँ। देखो, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन खौफ उसके चेहरे पर नुमाया था। वो फिर बोली, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहने लगी, लेकिन तुम इंसान तो नहीं, इंसान गायब नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ। वो खौफजदा अंदाज में बोली। मैंने कहा, मैं मानता हूँ मैं इंसान नहीं, लेकिन इस वक्त इंसान के रूप में तुम्हारे सामने हूँ और यही मेरा असली रूप है। मैं चाहता तो उसके दिमाग को अपने काबू में भी कर सकता था, फिर मैं जैसे चाहता वो वैसे ही करती। मगर मैं चाहता था कि वो मुझे खुद अपनी मर्जी से पसंद करे। अगर उसका दिमाग काबू में कर लेता तो वो मेरे कब्जे में आ सकती थी, मगर उसमें कुछ मज़ा नहीं था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरी मोहब्बत में पागल हो, इसीलिए मैंने खुबरू नौजवान का रूप धारा था। तुम क्या चाहते हो? उसने कहा। मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो कहने लगी, ऐसा होना नामुमकिन है। मैं इंसान हूँ और तुम जिन्नात। मैंने कहा, मैं मानता हूँ मैं जिन हूँ, लेकिन मैं इंसान के रूप में तुम्हारे सामने रहूँगा। कहने लगी, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, देखो हुस्ना, तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। क्या मतलब? मेरी तरफ देखकर बोली। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सारी महरूमियों को ख़त्म कर सकता हूँ। तुम्हारा दोस्त बनकर, तुम्हारा तलबगार बनकर तुम्हारे पास रहूँगा। अच्छी तरह सोच लो हुस्ना, मैं तुम्हें सोचने का मौका देना चाहता हूँ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर वो मेरी तरफ देखकर अजीब सी नज़रों से बोली, फिर क्या होगा? फिर मैं ज़बरदस्ती तुम्हें अपना लूँगा, तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर अपनी दुनिया में ले जाऊँगा, और तुम जानती हो कि मेरे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। फिर तुम अपनी बहन और माँ से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी तड़पती रहोगी, मगर तुम दोबारा इनकी शक्ल नहीं देख सकोगी। वो चीखने लगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं हुस्ना हूँ। जब से वो जिन मेरे सामने आया था, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस मकान में किसी जिन का कब्जा होगा। वो बुरी तरह मेरे पीछे पड़ चुका था। माँ को बताती तो वो मेरी बात सिरे से मानती ही नहीं, लेकिन उस रात वो जिन मुझे डरा धमका कर गया कि अगर मैं शराफत से उसकी बात मान लूँ, अपने आप को उसके हवाले कर दूँ तो मेरे बहुत काम आएगा, और इनकार की सूरत में मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा। वैसे देखने में वो बहुत खूबरू नौजवान था, इतना कि मेरा भी उसे देखकर एक बार दिल धड़का था। महक के अंदर भी हैरत अंगेज तब्दीली आई। वो सारा दिन सहन में बैठी खेलती रहती। वो बहुत खुश नजर आती, और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन था कि उसके साथ खेलने वाला वही जिन था। महक से मैंने कुरेद कर पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो मासूम बच्ची थी, वो तो नहीं जानती थी कि वो कौन था। मेरी इसी उधेड़ बुन में 2 दिन गुजर गए। ये 2 दिन मैंने किस तरह कांटों पर गुजारे मैं ही जानती हूँ। 2 दिन गुजरने के बाद वो फिर कमरे में मेरे सामने था। मैं उसे देखकर खौफजदा हुई, लेकिन वो कमबख्त देखने में कहीं से भी जिन नहीं लगता था। इंतहाई खूबरू नौजवान था। वो मुझसे कहने लगा, तुमने क्या सोचा फिर? मैंने कहा, देखो, मैं और तुम अलग अलग दुनिया की मखलूक हैं। मेरा और तुम्हारा निभाह नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वो हंसकर कहने लगा, इस बात की तुम फिक्र ना करो। यहाँ से तुम्हें मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और हम वहाँ रहेंगे, और तुम्हें भी बेपनाह ताकत हासिल हो जाएगी, मगर ऐसा सिर्फ होगा कि तुम दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आ सकोगी। उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक कांप कर रह गई। अरे ऐसा क्यों? मैं इस दुनिया में वापस क्यों नहीं आ सकती? वो कहने लगा, ये हमारी दुनिया का असूल है। एक बार जो यहाँ से वहाँ पर हमेशा के लिए चला जाए, वहाँ से वो वापस नहीं आ सकता। कहने लगा, सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं फिर आऊँगा। मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, मगर देख लो,
ये घाटे का सौदा किसी सूरत नहीं है, और ये भी है कि तुम्हें साथ ले जाने से पहले मैं यहाँ वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो, यानी तुम्हारी जायदाद दौलत सब कुछ तुम्हें वापस लेके दे सकता हूँ। वो चला गया, मगर मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैं खौफजदा भी थी। मैंने माँ से दो टोक बात कर दी कि मेरे कमरे में कोई इस तरह की मखलूक है। माँ कहने लगी तुम्हारा वहम है। माँ फिर वही बात कर रही थी, मगर मैं गुस्से हो गई और माँ से नाराज़ हो गई। फिर माँ ने मेरी तसल्ली के लिए एक आमिल को बुलाया। आमिल साहब आए, उन्होंने मुझसे चंद बातें पूछी। कहने लगे कि बेटा वो क्या चीज़ है, तुम्हें कैसे नज़र आती है, और क्या तुम्हें आवाज़ किस किस्म की आती है। मैंने सारी बातें उनको बताईं। फिर वो अपना अमल दोहराने लगे। मैं ज़रगान जिन हूँ। मैं जब सोकर उठा तो मैंने कमरे में एक अजीब मंजर देखा। एक बारिश दाढ़ी वाला आदमी बैठा था, जिसने अपने सामने कुछ आग जलाई थी जो बुझ चुकी थी, और उसमें से धुआं निकल रहा था, और वो साथ ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। उसके हाथ में एक तस्बीह थी। उसके साथ ही हुस्ना और उसकी माँ बैठी हुई थी। आमिल के सामने वो धुआं जल रहा था। वो कुछ देर पड़ता रहा। मैं मुस्कुरा कर देख रहा था। शायद वो मुझे यहाँ मेरी मौजूदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वो मेरी ज़बरदस्त ताकतों से आगाह नहीं था। मैंने कुछ देर उसको देखा कि क्या वो मेरी खोज लगा सकता है या नहीं। जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरी किसी हद तक मौजूदगी से बाखबर हो जाएगा, तो मैंने उसके और अपने गिर्द एक धुएं का हिसार कायम कर दिया। उसके बाद उसके चेहरे की हालत बदलने लगी। वो काफ़ी देर कुछ पढ़ता रहा। फिर जब नाकाम हुआ तो सर झुकाकर बोला, अरे बड़ी बहन, बात बड़ी अजीब है। हुस्ना की माँ ने बेचैनी से पूछा, क्यों आमिल भाई, क्या हुआ, क्या बात है। कहने लगा, यहाँ पर इस कमरे में मुझे किसी मखलूक की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, और उसके धुंधले नकूश भी मेरे सामने आ रहे थे। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि एक धुएं की बड़ी मोटी दीवार मेरे और उसके दरमियान हायल हो गई, और आगे मेरी आंखें देखने से कासिर हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर माँ बेटी के चेहरे पर परेशानी दौड़ गई। मैं दीवार के साथ टेक लगाए मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। हुस्ना की माँ कहने लगी, भाई जी कोशिश करें, मेरी बेटी जब से यहाँ आई है बहुत परेशान है। ना रातों को ठीक तरह सो सकती है और ना दिन में काम कर सकती है। खुदा के लिए कुछ कीजिए। आमिल उनकी बात सुनकर दोबारा कोशिश करने लगा। वो काफ़ी देर तक बेचारा कोशिश करता रहा। फिर उठकर कहने लगा, माँ जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये दम किया हुआ पानी आपको दे जा रहा हूँ। एक बोतल उसने उनकी तरफ बढ़ाई। मेरी समझ में नहीं आता कि माजरा क्या है। मैंने अच्छे भले यहाँ किसी के नकूश देखे थे। फिर अचानक हमारे दरमियान धुएं की एक दीवार हायल हो गई। अगर बेटी की हालत गैर हो या आप समझें कि इस पर दौरा पड़ा है तो ये पानी इस पर फेंक दीजिए। बाकी काम मेरे बस से बाहर है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं मुस्कुराकर हुस्ना और उसकी माँ को देखकर रह गया। आमिल बेचारा नाकाम होकर चला गया। दोनों माँ बेटी सर पकड़कर बैठ गई और मैं उन्हें देख रहा था। मुझे अपनी ताकत पर घमंड था कि ये दोनों माँ बेटी मेरे साथ मुकाबला करने चली हैं। क्या ही अच्छा हो अगर ये बेवकूफ़ लड़की मेरा कहना मान ले। अगर हसीन है, मैं इस पर मर मिटा हूँ तो इसे चाहिए मेरी बात मान ले, वरना मैं इससे ज़बरदस्ती भी मनवा सकता हूँ। ऐसे आमिल मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। कुछ रोज़ ऐसे ही गुजर गए, मैंने उसे छेड़ा तक नहीं। ऐसे ना हो कि कहीं वो खौफजदा होकर इस घर को छोड़ दे, और फिर मैं जैसा कि इस बस्ती से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा था कि कहीं वो बस्ती ही ना छोड़ दें। और फिर उस रात हुस्ना सो रही थी जब मैंने उसके करीब जाकर आहिस्ता से उसके कान में कहा, हुस्ना कैसी हो। मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंक गई और फिर खौफजदा होते हुए बोली, तुम फिर आ गए। देखो मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैंने कहा, अगर नहीं मान सकती तो मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसमें अभी कुछ वक्त बाकी है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊँगा। मैं चाहता था कि तुम खुद ही मान जाती। वो खौफजदा होते हुए बोली, मुझे कुछ वक्त दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें बताए देता हूँ। याद रखो कि मेरा दिल तुम पर आ चुका है। बेशक तुम आदमजाद हो, मेरी जिन्नात की दुनिया की नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लिए बगैर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। मैं ये फैसला कर चुका हूँ। मैं हुस्ना, मैं सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। ये जिन तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। आमिल साहब भी कुछ न कर सके, वो भी नाकाम होकर लौट गए। वो तो शुक्र है उसने मुझे अभी तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं चाहती थी कि इस घर को छोड़कर हम चले जाएं, मगर माँ नहीं मानती थी। मैंने माँ को मशवरा भी दिया कि अम्मा हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, मगर वो मेरी सख्ती से मेरी बात रद्द कर देती। रोबान हमारे घर आया तो मेरा दिल चाहा कि रोबान को सारी बात बताऊं। फिर मैं कुछ सोचकर खामोश हो गई। वो बड़ी पसंदीदगी भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। कैसी हो तुम, उसने कहा। मैं ठीक हूँ। मैं जानती थी वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है।
देखो तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती हुई है हुस्ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मामू को मना सकूं। मैंने कहा अगर हुज़ैफा कुछ नहीं कर सका तो आप क्या कर लेंगे, वो तो फिर भी उनका अपना बेटा है। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए कैसे जज्बात रखता हूँ। मैं तुम्हारी खातिर पूरी कोशिश करूंगा। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा और बोली, रोबान भाई। अरे देखो ये भाई मत कहो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। मैंने कहा, रोबान भाई आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, अरे फिर वही भाई। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये रख लो, घर के खर्च में काम आएंगे। मैंने इनकार किया तो जबरदस्ती मेरी हथेली में पैसे थमाकर वो चला गया। पैसा और जायदाद होने के बावजूद हम आज दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे थे, ये सोच कर ही मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस जिन की पेशकश पर गौर करना शुरू कर दिया। जिनजादे को अगर मैं इस्तेमाल में लाकर अपने चाचा से बदला लूं और अपनी जायदाद सब कुछ वापस ले लूं और चाचा को भी सजा दूं तो कैसा रहेगा, मगर ऐसा करने से मेरी जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। इनकार की सूरत में वो मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएगा। मेरे दिल ने कहीं से कहा, वो है तो बहुत खूबसूरत। मैं दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती को सराहने लगी। मगर जिन्नात है, वो तो कोई भी रूप बदल सकते हैं, खुदा खबर उसका असली रूप कैसा होगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या फ़ैसला करूं। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ भी मौत थी। सोच सोच कर मैंने फैसला किया, चाचा जैसे फिरौन आदमी से बदला लेने के लिए उस जिन को इस्तेमाल किया जा सकता है, बाद में देखा जाएगा कि उस जिन से कैसे जान छुड़ाएं। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गई। महक के साथ वो अक्सर खेलता रहता। वो मुझे नज़र तो नहीं आता था, लेकिन मैं जानती थी कि महक उसी के साथ खेल रही है। मैं ज़रगान जिन हूँ। मैं आजकल महक के साथ सहन में खेलता रहता हूँ, उस बच्ची के साथ दिल बहलाता हूँ। मुझे वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है। मैं हुस्ना को भी बाहर और अंदर आते जाते देखता हूँ। अब वो पहले जैसी खौफजदा नजर नहीं आती। शायद उसे ये मालूम हो चुका है कि महक अब मेरे साथ खेलती रहती है। मैं खुद चाहता हूँ कि वो आराम से सोच ले। मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ, मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। वैसे भी मेरे वापस जाने में बहुत वक्त है अभी, मगर ये वक्त कितनी जल्दी गुजर जाएगा इसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि वो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहे और इसी मकान में रहे। मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि वो ये मकान छोड़कर चली जाए। अब तो महक भी मेरे साथ इतनी घुल मिल चुकी है कि मेरे बगैर वो रह नहीं सकती। साथ वाले घर में रहने वाली उस बूढ़ी औरत का बेटा, शायद जिसका नाम रोबान था, उसका इस घर में आना मुझे नागवार गुजरता है, क्योंकि वो हुस्ना को ऐसी मीठी मीठी नज़रों से देखता है जिसे देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे यकीन हो चला था कि वो भी हुस्ना से मोहब्बत करता था। मैं उसे अपने रास्ते का कांटा समझने लगा, मगर वो मेरे सामने एक मक्खी की सी हैसियत से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता था। इसलिए मैं सोच समझकर उसके बारे में कोई फैसला करना चाहता था, जब तक मैं ये ना जान लूँ कि हुस्ना की दिलचस्पी किस तरफ है। वैसे मैंने अपनी तरफ से हुस्ना को बहुत बड़ी पेशकश कर दी थी। अगर वो मेरी बात मान लेती तो उसे हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा था। मैं उसकी खोई हुई हैसियत उसे वापस दिला देता और फिर बदले में उसे अपने साथ ले जाता। लेकिन देखना यह था कि वो अपनी माँ और बहन की खातिर क्या इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है या नहीं। ये हुस्ना पर मैंने फैसला छोड़ दिया था। अब मैंने हुस्ना को डराना धमकाना भी छोड़ दिया था, लेकिन हुस्ना के छोटे छोटे कई काम मैं खुद करने लगता। उसके पानी भरने से पहले पानी भरा होता। उसके कई काम ऐसे होते जो मैं उसके करने से पहले ही उसको कर देता और उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा था। लेकिन ऐसा कई बार हुआ कि जब वो नहाने के लिए गुस्ल खाने में जाती तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसे देखूं। लेकिन अब मैंने फितरी तौर पर वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे ये मेरी हरकत नागवार गुजर सकती थी और वैसे भी उसने मेरा हो जाना था। फिर उसके बाद उसे देखने से मुझे कौन रोक सकता था, और मुझे अच्छी तरह यकीन था कि वो मेरे बारे में ही फैसला करेगी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और फिर उस रोज़ मैंने उस लड़के को हुस्ना के साथ खड़े बातें करते देख लिया। मुझे गुस्सा बहुत आया। मैं उन दोनों के करीब खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वो हुस्ना को बड़ी पसंदीदगी भरी नज़रों से देख रहा था और मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उस लड़के को मौत के घाट उतार दूं, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। उसका हुस्ना से ज़रूर कोई ऐसा ताल्लुक़ था। फिर मैं उनकी बातें सुनने लगा। वो हुस्ना से कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है। उसकी नज़रों का मफहूम बता रहा था। हुस्ना उसे भाई कहकर मुखातिब करती, लेकिन वो उसे अजीब सी नज़रों से देखता। मुझे अंदर ही अंदर गज़ब तो बड़ा आया, लेकिन मैं बर्दाश्त करके पी गया। फिर उसने कुछ कागज़ के टुकड़े जैसी चीज़ें उसके हाथ पर रखीं और फिर वहाँ से चला गया। हुस्ना उन्हें लेने से इनकारी थी। शायद वो दौलत थी, रुपया पैसा।
उस लड़के के तेवर देखकर मुझे कहरो गजब आ रहा था। मैंने सोचा अभी देखते हैं कि ये लड़का आगे क्या करता है। अगर इसने हुस्ना को तंग करने की कोशिश की तो फिर मैं इसे रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन उसके लिए हुस्ना को देखना ज़रूरी था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। मैं देखना चाहता था कि हुस्ना मेरे साथ मुखलिस है या नहीं। मैं ये तो देख रहा था कि हुस्ना का झुकाव अब मेरी तरफ ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हुस्ना को मैंने धमकी दी थी उसके पास कोई और चारा नहीं था। और वैसे भी मेरे साथ मेरी बात मान लेने की शक्ल में उसे वो कुछ हासिल हो जाता जो उसे पहले हासिल नहीं था या जिसके लिए वो कोशिश कर रही थी। और फिर मैंने ये सोचकर उसको कुछ दिन के लिए और वक्त देने का फैसला किया कि वो इस दौरान अच्छी तरह सोच ले। मैं हुस्ना आधी रात के वक्त भी जाग रही हूँ और सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मेरे दिल ने यही फैसला किया है कि मुझे वो करना चाहिए जो मेरे हक में मेरे लिए बेहतर है। और ये सोचते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मैं उस जिन को ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि उसकी ताकत के बगैर मैं अपने चाचा से बदला नहीं ले सकती, ना ही चाचा से अपनी जायदाद और अपनी रुपया पैसा वापस ले सकती हूँ। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और इसके लिए मुझे उसका सहारा लेना होगा। वो जिन मेरा आशिक है और मेरे इश्क में मेरे कहने पर सब कुछ कर गुजरेगा। मुझे उसकी इसी कमजोरी से फायदा उठाना है। रोबान एक अच्छा लड़का है, हमारे साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा है और वो मुझे पसंद भी करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं। मुझे लगता है कि मुझे रोबान को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमारा खोया हुआ हक हासिल करने के लिए जिस चीज़ की भी मदद दरकार है मुझे लेनी चाहिए। मेरी माँ बेचारी मासूम और शरीफ औरत है, वो दुनिया की इन चीज़ों को नहीं जानती। छोटी बहन बहुत मासूम है, इसलिए जो कुछ करना है मुझे ही करना है और मैं अपने बाप की दौलत कभी अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। मैं हुस्ना, मैंने ये फैसला कर लिया है और मैं इस पर पूरा अमल करने की कोशिश करूंगी। अब मुझे इंतज़ार है कि कब वो जिन मेरे सामने आए और फिर मैं उसे अपने फैसले से आगाह करूंगी। लेकिन मैंने ये सोचा कि इसके बाद क्या होगा। मेरा दिमाग इस नुक्ते पर पहुंचकर अटक गया। अगर उसने मुझे सब कुछ हासिल करवा दिया, चाचा से बदला भी ले लिया, क्या मैं उसके साथ उसकी दुनिया में चली जाऊंगी? अगर मैं चली गई तो फिर तो मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरी अपनी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। मगर दूसरी सूरत में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी सूरत में भी तो वो खबीस जिन मुझे अपने साथ ही ले जाना चाहता है। फिर मेरे दिल में कहीं से आवाज़ आई, वो खबीस तो नहीं, इतना खूबसूरत तो है। लड़कियां तो ऐसे लड़कों के ख्वाब देखती हैं जो देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। मगर हुस्ना का दिमाग कुछ अजीब सी कश्मकश में था। एक तरफ अपनी धन दौलत जायदाद हासिल करने का भी जुनून था और दूसरी तरफ ये भी कि हासिल करने के बाद अगर मेरी ज़िंदगी इस तरह ज़ाया हो गई तो फिर क्या होगा। मैं ज़रगान जिन हूँ। मैंने कई दिन की कोशिश के बाद फिर ये फैसला किया कि अब काफ़ी वक्त हो चुका, अब मुझे इस लड़की का दिमाग पढ़ना चाहिए। वो लड़की मुझे बहुत पसंद थी। फिर मैंने उस रात उसके कमरे में आहिस्ता से उसे आवाज़ दी तो मेरी बात सुनकर वो एकदम बौखला कर उठ बैठी। तुम आ गए? मैं एकदम उसके सामने जाहिर हुआ। हाँ, मैं आ गया हूँ हुस्ना। मैं बड़ी प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो फिर बोलो, तुमने क्या फ़ैसला किया? मैंने बेचैनी से पूछा। कुछ लम्हे वो मेरी तरफ गौर से देखती रही और फिर कहने लगी, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। इस तरह मुझे बहुत फ़ायदा हो सकता है और वैसे भी तुम इतने हसीन जिन हो, तुम्हारे साथ जाकर शादी करके तो मुझे बहुत सी ताकत हासिल हो जाएगी और फिर मुझे किसी ज़र और दौलत की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं उसकी बात पर खुश हो गया। उस लड़की ने बहुत ठीक फैसला किया था। मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुमने अपने लिए अपने बारे में ठीक फैसला किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से ले जाने से पहले मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तुम्हें जो गम है, तुम अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करना चाहती हो। फिर उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उसके बाप की मौत के बाद उसके जालिम चाचा ने सारा कुछ अपने कब्ज़े में कर लिया और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने उससे पूछा, मैं उस लड़के का तुम्हारे साथ ताल्लुक़ जानना चाहता हूँ जो बार बार इस घर के चक्कर लगाता है। मेरी बात पर वो गड़बड़ा कर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, वो मेरी फूफो का बेटा है। मैंने कहा, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो कहने लगी, फूफो का बेटा है, रिश्ता क्या होगा? मैंने कहा, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और कहने लगी, मैं नहीं जानती, मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा। मैंने कहा, अगर वो तुम्हारे साथ इस तरह का कोई बर्ताव करे या अपनी पसंदीदगी का इजहार करे तो उसकी ज़िंदगी की ज़मानत मैं नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर हुस्ना के चेहरे पर एक साया सा लहराया और वो कहने लगी, नहीं नहीं, खुदा के लिए वो बहुत अच्छा है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, जिस तरह तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी,
लेकिन तुम्हारे साथ जाने से पहले तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। मैं उसकी बात सुनकर खुश होकर बोला, तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं कुछ मखसूस वक्त से पहले इस बस्ती से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे जो कुछ करना होगा इसी बस्ती के अंदर रहकर करना होगा। वो कहने लगी ठीक है, और फिर उसने मुझे अपनी बात सुनानी शुरू की कि वो मुझसे क्या चाहती है। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक नीचे वीडियो के मौजूद है। हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।